देखिए हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का पिछले चैप्टर में उद्देशिका के संदर्भ में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आया होगा। और उसमें उद्देशिका हमने बताया था छोटा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन उससे काफ़ी कुछ आते हैं। अब आइए हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, या कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसके संदर्भ में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। इसमें देखिए कि 3 चीज़ें होती हैं। ये शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत जो है, इसको मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, और उन्होंने बताया था कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों अलग अलग होना चाहिए। और इसमें चूँकि शक्तियाँ पृथक्करण इसलिए होनी चाहिए कि अगर शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को हम लागू करते हैं तो शक्तियाँ एक जगह संकेंद्रित नहीं होती हैं, और ऐसे उसका दुरुपयोग होने की संभावना कम होती है। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को 1853 में उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसको लेकर आए थे। और जब भारत का संविधान लागू हुआ तो नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 50 में ये कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाएगा। मतलब शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत को अनुच्छेद 50 में बताया गया है। अब आइए कि किस तरीके से इसका, तो हमारे देश में जो कार्यपालिका, चूँकि हमारे यहाँ जो प्रणाली है वो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, तो हमारे यहाँ शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत उतना ज़्यादा कठोर नहीं है, थोड़ा लिबरल है। और अमेरिका में बहुत कठोर है, वहाँ शक्तियाँ बिल्कुल अलग अलग है। कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। लेकिन भारत में शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत में थोड़ा सा लोचदार है। कार्यपालिका और विधायिका ये तो बिल्कुल ही अलग नहीं है, और कार्यपालिका और न्यायपालिका भी कुछ हद तक हस्तक्षेप करते हैं या एक दूसरे के मामले में, चूँकि उनको अधिकार दिया गया है। अब आप देखिए किस तरीके से है। पहला देखिए कि आप ये देखिए, पहला हो गया कार्यपालिका, सबसे पहले कार्यपालिका। दूसरा हो गया विधायिका, और तीसरा हो गया न्यायपालिका। ठीक, अब आ जाइए कार्यपालिका। कार्यपालिका में सबसे पहले कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, यानी कि संविधान में, भारतीय संविधान में कार्यपालिका संबंधी अधिकार राष्ट्रपति में निहित है, सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। हम इसमें कुछ आपको अनुच्छेद प्रमुख बताते चलेंगे, उसको भी आप याद रखिएगा। अनुच्छेद एक साथ रखने में थोड़ी दिक्कत होती है, एक साथ भी लास्ट में हम बता देंगे, लेकिन साथ ही साथ अनुच्छेद कुछ बताते चलते हैं ताकि याद करने में आसानी रहे। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 के तहत। ठीक, अब इसके बाद उपराष्ट्रपति। ठीक, उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 के तहत। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री। अनुच्छेद के तहत नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि शक्तियां, क्योंकि संसद में संविधान में सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को तो अनुच्छेद के अंतर्गत है। अब आइए, प्रधानमंत्री के बाद होते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री, अब तो 4 प्रकार के होने लगे। देखिए कौन कौन से। पहला हो गया कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तीसरा राज्य मंत्री, और चौथा उपमंत्री। ठीक, तो 4 हो गए मंत्रिपरिषद के अंतर्गत, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उपमंत्री। तो इस तरीके से ये आपके कार्यपालिका के अंग हो गए। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के तहत, फिर प्रधानमंत्री, और फिर उनकी मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद में 4, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और उपमंत्री। ठीक है,
इसका बहुत डिटेल हम करेंगे, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती जाती है और लगता अभी बता दें, लेकिन जो मेन टॉपिक है अभी उसी पे चलेंगे। अब देखिए कि संविधान में सारी शक्तियां राष्ट्रपति को मिली हुई है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, ठीक है। अब आइए विधायिका, इसको थोड़ा मिटाएंगे क्योंकि बोर्ड छोटा है तो दिक्कत होती है, तो हम इसको थोड़ा मिटा रहे हैं। अब विधायिका पढ़ेंगे तो विधायिका में जो जो चीज़ें इधर की आएंगी हम लिखते चलेंगे। विधायिका देखिए, विधायिका का अध्ययन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है। देखिए विधायिका में दो प्रकार की विधायिका होती है, एक तो केंद्र की विधायिका, ठीक, और दूसरा राज्य की विधायिका। केंद्र की विधायिका के अंतर्गत तीन बातें आती हैं, तीन चीजें आती हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा, ठीक। इसको कहते हैं संसद। केंद्र की विधायिका के अंतर्गत आ गया संसद। संसद के तीन अंग हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। अब देखिए कि लोकसभा जो है उसका अनुच्छेद 79 के तहत, राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत और लोकसभा अनुच्छेद 81 के तहत, और राष्ट्रपति का पद हम पहले ही बता चुके हैं अनुच्छेद 52 के तहत, ठीक है। संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81 और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 के तहत, ये होता है। अब क्वेश्चन आता है कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और अगर आया कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो सदन माने घर होता है ना, तो सदन का मतलब दो सदन हो गए, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें राज्यसभा को उच्च सदन या वरिष्ठों का सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। अब राज्यसभा लोकसभा बहुत बड़ा चैप्टर है, अगले उसमें हम पढ़ाएंगे, उसकी विशेषता बताएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसको देख लीजिए। अब आ जाइए राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका ये देखिए, राज्य की कार्यपालिका में आ गया, इसको कहेंगे विधानमंडल। विधान मंडल ये हो गया विधानसभा, ये हो गया विधान परिषद, और ये हो गए राज्यपाल। ठीक वैसे ही जैसे कि केंद्र में होता है आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, वैसे राज्यों में होता है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अब देखिए विधानमंडल जो होता है वो अनुच्छेद 168 के तहत, विधान परिषद 169 के तहत, विधानसभा 160 के तहत, ठीक है। इनको फिर से देख लीजिए, आपका 168, 169, 17 और राज्यपाल ये हो गए 153, ये अनुच्छेद है, ठीक है। तो इसके तहत गठित किया जाता है, ठीक है। अब आइए, जैसे केंद्र में राज्यसभा उच्च सदन है, वैसे राज्य में विधान परिषद उच्च सदन है। जैसे केंद्र में लोकसभा निम्न सदन है, वैसे राज्य में विधानसभा निम्न सदन है। और राष्ट्रपति जैसे केंद्र में संसद के अंग होते हैं, वैसे राज्यपाल राज्य में विधानमंडल के अंग होते हैं, है ना। जितनी भी विधानसभाएं हैं सब में विधानमंडल होता है, लेकिन भारत में केवल 7 राज्यों में ही विधान परिषदें हैं, विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, ठीक है। और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या भी है कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 होना चाहिए अधिकतम। इसको फिर आगे हम लोग अध्ययन करेंगे ही करेंगे। तो ये देख लीजिए, नोट करना चाहें, राज्यपाल 153, विधान परिषद 169, विधानसभा 170 और विधानमंडल 180 के तहत स्थापित किया जाता है।
ये ये जो विधानसभा में प्रतिनिधियों की संख्या होती है या विधान परिषद में प्रतिनिधियों की संख्या होती है, वो उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, ये चीज हो गया। अब आइए न्यायपालिका के संदर्भ में। न्यायपालिका देखिए, न्यायपालिका में सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित किया जाता है। इसके बाद आता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो होता है वो अनुच्छेद 214 के तहत, ठीक है। इसके बाद जिला न्यायालय, या इसको सत्र न्यायालय भी कहते हैं, है ना, जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय। तो ये न्यायपालिका हो गई। तो आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 के तहत, इसके बाद उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 के तहत, फिर जिला या सत्र न्यायालय। तो ये एकीकृत न्यायपालिका का उदाहरण हो गया। हमने आपको बताया था शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत, लेकिन न्यायपालिका वैसे तो अच्छा, हाँ एक चीज और देख लीजिए, जब हम कार्यपालिका विधायिका पढ़ा रहे थे तो ध्यान रखिएगा, आपने देखा ही था कि विधायिका के लोग कार्यपालिका में होते हैं। अगर कोई मंत्री बनता है तो मंत्री बनने के लिए उसे आवश्यक होता है कि वो मंत्री है, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक होता है कि वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हों। और अगर जिस तारीख को वो लोकसभा या राज्यसभा मंत्री बनते हैं और वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, तो 6 माह के अंदर उन्हें लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से चुनकर आना होता है। राष्ट्रपति विधायिका के अंग होते हैं, संसद के अंग होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो कार्यपालिका और विधायिका तो मिली जुली वो, लेकिन यहाँ पर कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसको शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत में कहा भी गया है। हमने बताया था कि नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण सिद्धांत के अंतर्गत लाया जाएगा ताकि एक दूसरे को प्रभावित न कर सके। लेकिन कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, और आपने बात अध्ययन किया है कि क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को होती है, ठीक है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को जिसको सर्वोच्च न्यायालय से सजा दी गई है, मृत्युदंड की सजा दी गई है, उसकी मृत्युदंड की या आजीवन कारावास की जो भी सजा दी गई है, उसको माफ़ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं या निलंबित कर सकते हैं। ये शुद्ध न्यायिक काम है, लेकिन ये अधिकार राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 72 के तहत। तो यहाँ पर न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत पूरी तरीके से भारतीय संदर्भ में कहीं कहीं नहीं भी लागू होता है, ठीक है। अब आइए कि हमने ये देख लिया। इसी तरीके से जब हम राज्य की विधायिका देख रहे हैं, तो राज्य की विधायिका में आपका विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया और राज्यपाल। इसको उतार लिया होगा अगर जो लोग उतारना चाह रहे होंगे। तो देखिए, राज्य की जैसे कार्यपालिका है उसको कहते हैं विधानमंडल। ये दोबारा हम लिख रहे हैं विधानमंडल। अब विधानमंडल में क्या है कि विधान सभा, राज्यपाल और विधान परिषद। हमने आपको पहले ही बताया कि इसे निम्न सदन, इसे उच्च सदन, जैसे कि केंद्र में लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। अभी आपने अच्छा, इसमें भी ये कार्यपालिका, यहाँ जो मंत्री परिषद जो कार्यपालिका, राज्य की जो कार्यपालिका है, उसके सदस्यों का विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। अगर नहीं है तो 6 माह के अंदर उसको किसी न किसी सदन से चुनकर
आना होता। अभी हाल में आप देखिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, न विधानसभा के थे और न ही विधान परिषद के थे, और 6 महीने के अंदर चुनकर उनको आना भी था। तो उनका चुनाव किया गया, वो विधान परिषद से मनोनीत हुए। ठीक है, तो इस तरीके से जो अभी विधान वहाँ पर हुआ तो वहाँ पर विधान परिषद से वो चुनकर आए। तो इस तरीके से कोई भी मंत्री राज्य में अगर मंत्री बन रहे हैं या मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो उनको विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए, नहीं है तो 6 महीने के अंदर चुनकर आना चाहिए। अगर केंद्र में कोई मंत्री बन रहे हैं या प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो उनको भी विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा से चुनकर आना होता है 6 माह के अंदर। बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो वो राज्यसभा से चुनकर आई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से चुने जाते थे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो राज्यसभा से चुनकर आते थे। तो ये आपका थोड़ा सा वो हो गया, आपको ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। और आगे पूरी जो पॉलिटिकल साइंस है और उसमें मेन क्वेश्चन जो आते हैं वो इस चैप्टर से आते हैं। राष्ट्रपति, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, फिर आपका विधानसभा, विधान परिषद और इसके बाद फिर न्यायपालिका। ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और इसको एक एक करके हम अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।